26 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज मंडे है ना, आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेंड किया होगा। एक नई एनर्जी के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं, नई डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है। अरविंद पनगरिया साहब ने एक आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स में, और इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस जो हैं वो क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, और उससे भी एक ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस फॉर्म में फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है। फिर दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो आज न्यूज़ आइटम्स लिमिटेड हैं, लेकिन स्पेशल टॉपिक जो हैं ये आज का हमारा मेन फोकस रहेगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज 26 अक्टूबर 2020 है। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर जो नवरात्रि सेल चल रहा था उसकी आज लास्ट डेट है। तो आज भी, या फिर आज तक आपने ये नहीं किया है, या फिर आज पहली बार आपको इसके बारे में पता चला है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट अवेल करने के लिए ये कोड जो है नवरात्रि 5, इसका इस्तेमाल करें। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो 3 और स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में, स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ अरविंद पनगरिया ऑन फिस्कल स्टिमुलस। आप में से शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन की शुरुआत की हो। तो अरविंद पनगरिया कौन है, क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट हैं? ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो। नीति आयोग को ज्वाइन किया उन्होंने, फिर इसको छोड़ने के बाद फिर से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए चले गए पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। पहला तो ये कि क्या भारत की इकोनॉमी को एक फिस्कल स्टिमुलस की आवश्यकता है। अगर इसका जवाब है हाँ, कि यस आवश्यकता है, तो कितने पैसे देने चाहिए, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड है कि किस प्रकार से ये फिस्कल स्टिमुलस जो है वो दिया जाना चाहिए। आई एम श्योर अब फिस्कल स्टिमुलस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेट्स से कि आपको फिस्कल स्टिमुलस के बारे में पता नहीं है, तो बहुत ही बेसिक शब्दों में मैं आपको कहूँ तो गवर्नमेंट और आरबीआई, जब आरबीआई पैसे मार्केट में इंजेक्ट करती हैं, आरबीआई रेट से रेपो रेट को कम करती हैं, तो ये कैसा मूव हो गया, ये मॉनिटरी पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई एक बात हो गई, राइट। और जब सरकार कोई डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तो दैट इज फिस्कल, राइट। ये फाइनेंशियल है, ये मनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई होप ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस देने की जो बात है, तो सरकार क्या कर सकती है, क्या और एक बड़ा पैकेज जो सरकार को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अगर हाँ तो कितना और किस फॉर्म में। अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। फिस्कल स्टिमुलस जो हैं वो क्या मदद कर सकता है, इससे डिमांड और सप्लाई दोनों को एक मदद मिल सकती है। फिलहाल क्या हुआ है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एंड वी नो द थिंग, राइट। तो उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अब हम किस स्टेज पर हैं? अब स्टेज ये आ चुका है कि बहुत सारे वर्कर्स को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमने जो डिस्कशन की थी, तो हमने देखा कि कैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट हैं, फिर रिटेल कंपनीज़ को पूछा गया, सर्विसेज को पूछा गया। तो ओवरऑल सिनारियो ये है। हमने जीएसटी कलेक्शन को देखा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ई-वे बिल, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, फ्यूल का कंजम्पशन, और ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स किस बात का इशारा करते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो जल्द ही बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। जो कोविड-19 से पहले का जो सिनारियो था, प्री कोविड लेवल्स जो थे, उस लेवल्स को अब हम कुछ ही दिनों में अचीव कर लेंगे, या फिर बहुत ही नज़दीक के फ्यूचर में इनको अचीव कर लेंगे।
तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, वर्कर्स को अपना काम फिर से मिल गया है, जॉब्स जो हैं वो फिर से स्टार्ट कर दिए उन्होंने, तो फिर फिस्कल पैकेज की क्या आवश्यकता है? वाई ऐड टू पब्लिक डेट? जब आप फिस्कल पैकेज, ऑफ कोर्स सरकार जब पैकेज रिलीज करेगी तो सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा, तो ऐसा कर्ज लेकर मार्केट में ऐसे स्टिमुलस की क्यों आवश्यकता है? उसके पीछे सबसे मेन रीज़न जो है वो ये है कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगी हैं, लेकिन जो एक ग्रोथ हमें अचीव करना है, अगर फिस्कल स्टिमुलस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे थे और अब जब आप एक जगह से, आपको ए टू बी जाना है, राइट, तो आपने डिस्टेंस, आपने आपकी कार की शुरुआत की, आप जा रहे हैं रास्ते के ऊपर और आपने एक मेंटेन की थी स्पीड 80 किलोमीटर्स, राइट, 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आप, एवरेज स्पीड से आप जा रहे थे। अब आपकी कार में जो है वो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया और पंचर भी हो गया, तो आप पेट्रोल और पंचर ये दोनों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और पता चलता है कि आपका 1-2 आवर्स जो हैं आपके इतने बर्बाद हो गए। तो अगर आप मीन्स आप अब फिर से आपकी कार जो है वो चलने लगी है, लेकिन आप, और ये जो डेस्टिनेशन है, जो आपको बी तक पहुंचना है, पॉइंट बी तक, तो आप पहुंच भी जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड ही मेंटेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टाइम यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। तो इट इज़ लाइक अगर आप 120 या फिर 150 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से निकले तो आप फटाफट पहुँच जाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल चीज़ है, इज़ इट? सेम थिंग गोज़ विद द इकोनॉमी एज वेल। हम ग्रोथ अचीव कर लेंगे लेकिन इसमें वक्त लगेगा। तो अगर फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है तो इट्स लाइक ए बूस्टर, ज़्यादा स्पीडीली हम ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बर्बाद हो गया है, लॉकडाउन तो हमें करना ही पड़ा, तो ये सारी चीज़ें जो लॉस हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन और ज़्यादा स्पीड की वजह से लॉस ना हो, तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त हम लेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होगा, और ये नुकसान जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। तो ये एक रीज़न है कि यस, हम कह सकते हैं कि हाँ, फिस्कल स्टिमुलस की आवश्यकता है। जो पहला क्वेश्चन था, इज देयर ए नीड फॉर फिस्कल स्टिमुलस, आंसर इज यस, फिस्कल स्टिमुलस की आवश्यकता है। भले ही थोड़ा कर्ज ज़्यादा हो जाए सरकार के ऊपर, लेकिन जितना फास्टर रेट हम अचीव करेंगे तो उतनी ही हमारी क्षमता बढ़ जाएंगी कि हम जल्द से जल्द उस डेट को पे करें और अपनी बुक्स को क्लीन कर दें, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा डेट बढ़ जाए तो दैट्स फाइन, जितना ग्रोथ रेट फास्ट होगा उतना ही हम हमारी जो भी लोन्स हैं उसको हम पे कर पाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि अगर मान ही लिया है कि चलो फिस्कल स्टिमुलस देना ही है, और यहाँ पर हमने प्रूव भी किया है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मान लिया, यस वी नीड इट, तो फिर कितना? तो यहाँ पर बहुत ही एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि हमारी जो जीडीपी है उसका 2 से 3% इतना फिस्कल स्टिमुलस जो है वो हमें मार्केट में देने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही लॉजिकल आंकड़ा है, 2% से लेकर 3%। ओके, तो लेट्स से कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी हमने एड्रेस कर लिया है कि 2 से 3% यहाँ पर अरविंद पंगरिया साहब जो कहते हैं वो हम मान लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, किस फॉर्म में होना चाहिए? किस फॉर्म में का मतलब ये है कि जो आज तक सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस दिया है तो उसमें सबसे ज़्यादा चंक किस चीज़ का था? लोन गारंटीज़ का और इन सारी चीज़ों का। तो अब फॉर्म जो है, और आज तक जो सरकार ने किया था, ज़्यादातर जो मूव्स थे वो सप्लाई साइड को कंट्रोल करने, मीन सप्लाई साइड को सपोर्ट करने के लिए थे। अब डिमांड आ रही है कि कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे बिजनेसेस जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए हैं, तो इनको एक स्टिमुलस देने की आवश्यकता है। ए, बी में आएंगे अर्बन पुअर और रूरल पुअर। उनको वन टाइम कैश ट्रांसफ़र दिया जाना चाहिए उनके अकाउंट में, उनके हाथों में
व्हेन आई से हाथों में, आई मीन टू से कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए। तो क्या ये एक गुड आइडिया होगा कि उनके हाथों में या फिर उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र किए जाए? अगर एक गरीब व्यक्ति को पता चलता है कि उनके परिवार को हर महीने सरकार से लेट्स से 3,000 रुपये मिलेंगे, तो जो भी वो काम कर रहा है उसके ऊपर अगर 3,000 मिलेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि उस 3,000 रुपये का वो इस्तेमाल जो है वो उसका कुछ खर्च करेगा। इसलिए ये जनरली अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो आप क्या करते हैं, ये एक बहुत ही ह्यूमन नेचर है कि आपको लेट्स से कि टैक्स आपने पूरे साल जो पे किया था, टीडीएस जो कट हुआ था, फिर अगर आप क्लेम करते हैं और आपको वापस पता चलता है कि आपको 50,000 रुपीज़ सरकार से वापस मिले हैं, टीडीएस का रिफंड आपको मिला है, तो वो 50,000 रुपये जब आपको मिलेंगे देन यू विल स्पेंड इट। आप सोचेंगे कि चलो ये मुझे ख़रीदना था, मोबाइल ख़रीदना था, या फिर जो भी दूसरी कोई भी चीज़, मोटरसाइकिल ख़रीदना था, या फिर छोटी चीज़ें ख़रीद ली, 5-10 हज़ार रुपये उसमें से खर्च कर दिए। तो ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने की जो बात है वो तब होती है जब आपके हाथ में थोड़े पैसे आते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हाउस होल्ड्स हैं वो बहुत ही कॉशियस हैं। कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये इसके चांसेस भी हैं कि जो एडिशनल इनकम उनकी आएगी वो एडिशनल इनकम एडिशनल सेविंग बन जाएगी। तो फ़िलहाल हमें सेविंग की आवश्यकता नहीं है, फ़िलहाल हमें स्पेंडिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि कूपन्स बनाइए, राइट? और ये कूपन्स जो हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट हो। आई होप समझ में आ गया होगा आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर, या फिर इस आर्टिकल से हम क्या समझ रहे हैं। गरीबों को पैसे देने हैं, सपोर्ट देना है, लेकिन कैसे? एक कूपन के माध्यम से। एक ऐसा कूपन, लेट्स से कि एक उनको 100 रुपए के आप कूपन्स, आपने उनको 3,000 रुपये के कूपन्स दे दिए। डिजिटल कूपन्स भी ये हो सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी होगी 1 मंथ। तो 1 महीने के अंदर आपको ये 3,000 रुपये खर्च कर देने, अगर आपने नहीं किए तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर लोगों का बिहेवियर कैसा होगा? वो जल्द से जल्द ये 3,000 रुपये खर्च कर देंगे किसी ना किसी चीज़ में। या तो उन्होंने बेड खरीद लिया, या फिर घर पर पंखा खरीद लिया, लाइट खरीद ली, बच्चों को कपड़े खरीद लिए, वॉट एवर, राइट? दे कैन स्पेंड दिस मनी जस्ट लाइक कैश। जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा एडमिनिस्टर करना है, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा डेफिनेटली, ये मैं भी मानता हूँ कि ये 3,000 रुपये के डिजिटल कूपन्स हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति ने जो नॉर्मल फिज़िकल कूपन अगर दिए गए, तो फिर ये फिज़िकल कूपन्स जो हैं उसको वो कैसे खर्च करेगा? बैंक्स में जाकर ये कूपन्स मिलेंगे, उनको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये भी हैं कि लंबी लाइन हो सकती है, इसमें डिले हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन कैश देंगे तो ये इश्यू होगा कि वो खर्च नहीं करेंगे, बैंक्स में पड़े रहेंगे। तो इट इज़ बेटर कि कूपन्स के माध्यम से दिए जाए। और ये थोड़े बहुत प्रैक्टिकल अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग से इसका कोई सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। फिर एक बड़ा पार्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ख़ास करके अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए स्पेंड किया जा सकता है, और इससे बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो भी जनरेट हो सकती हैं। और लास्ट में अरविंद पनगरिया साहब कहते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ को जल्द से जल्द रिपेयर करने की आवश्यकता है, बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने की आवश्यकता है, और एनपीए जो हैं उसको कम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ बैंक्स को ये भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वो ऑटोनोमियस डिसीजन ले सकें, यानी कि जैसा उनको फिट लगे वैसे डिसीजंस बैंकर्स ले सकें। तो ऐसा करने से भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक छोटी सी खबर है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। फ्यूचर ग्रुप को ये बताया है कि रिलायंस ग्रुप के साथ आपकी जो डील है उसको फॉर टाइम बीइंग होल्ड पर रख दीजिए। और अब ये बात आ रही है SIAC से, और SIAC का ऑर्डर जो है वो हमारे देश में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर हमारे देश की कोर्ट इसको रेटिफाई करती है तो उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फ्यूचर ग्रुप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गया है और चैलेंज किया है इस इंटरिम ग्रुप को। ये एक छोटी सी खबर है, इसके पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी कि अमेज़ॉन ने एक
अमेज़ोन ने एक केस फाइल किया है और कहा है कि ये डील जो है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में ये नहीं हो सकती, क्योंकि अमेज़ोन को इसके बारे में फ्यूचर ग्रुप ने कुछ बताया ही नहीं था। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। फिर हैं एंटी ट्रस्ट प्राइवेसी कंसर्न्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई मिलकर ये देख रही है कि डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में और ज़्यादा रेगुलेटरी ओवरसाइट यानी कि और ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता है या नहीं। ये बात जो है ये कोविड-19 के बाद जो हमने देखा कि कैसे लोगों ने ट्रांजैक्शंस डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा कर दिए हैं और जो ट्रांजैक्शन का फेलियर रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रेडिट रिवर्सल के इश्यूज भी पेंडिंग हैं और बैंक्स इसको लेकर खास मोटिवेटेड नहीं है, बैंक्स को इसका कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बैंक्स बहुत ही लथार्जिक तरीके से, यानी कि बहुत ही स्लोली या रिवर्सल के क्रेडिट रिवर्सल या फिर ट्रांजैक्शन फेलियर्स के केसेस को देख रही है। तो आरबीआई और एनपीसीआई मिलकर ये सोच रही है कि क्या क्या बदलाव हमें करने चाहिए। इसके साथ व्हाट्सएप पे के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न सामने आता है। व्हाट्सएप पे जो है ये कैसी सर्विस है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2018 में टेस्टिंग का ग्रीन सिग्नल दिया गया था व्हाट्सएप को और फिलहाल मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। एनपीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि व्हाट्सएप ने जो डेटा लोकलाइजेशन के साथ जुड़े हुए जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको फॉलो किया है, इसमें कोई इश्यू है नहीं। राइट, व्हाट्सएप ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को माना है। प्रश्न ये आता है कि एनपीसीआई के द्वारा जो ऑपरेटेड यूपीआई है इसमें 100 मिलियन यूज़र्स हैं और व्हाट्सएप के 400 मिलियन जितने यूज़र्स हमारे देश में हैं। तो अगर व्हाट्सएप को ये परमिशन दी जाती है, व्हाट्सएप फुल फ्लेज में जब ये व्हाट्सएप पे सर्विस को लॉन्च करेगा तो फिर क्या यूपीआई इतना डेटा हैंडल कर पाएगा? दूसरी चीज़, क्या लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो जनरेट होगा तो क्या इसका मिसयूज़ होगा? प्रश्न ये इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि फ़िलहाल तो व्हाट्सएप का और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का कहना यह है कि ये ट्रांजैक्शंस एनक्रिप्टेड हैं, लेकिन ये कोई चैरिटी तो है नहीं। एक बार जैसे चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ये कोई फ़ीस या फिर एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस टाइम पर हम क्या करेंगे? तो ये प्रश्न जो है ये एनपीसीआई और आरबीआई ये प्रश्नों के बारे में सोच रही है। और ब्राज़ील की जो सेंट्रल बैंक है जून 2020 में उन्होंने व्हाट्सएप पे सर्विसेज को एक हफ्ते के बाद, जब लॉन्च हुआ उसके एक हफ्ते के बाद इसको बंद कर दिया गया बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील। तो क्यों बंद किया था, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आए, ये सारी चीज़ें हम उनसे स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स होप कि इसके ऊपर भी कोई डिसीजन हमें देखने को या फिर सुनने को मिले। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और अब हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।